हेलो मेरे शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसा आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी पीजीटी और जो आपका बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो आपके नौकरी से संबंधित एग्ज़ाम हैं जिसमें फ़िज़िक्स आपका एक पार्ट पूछी जाती है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अब तक जितने भी आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आपको पता है कि भविष्य में आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है यूपी का, उसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी तैयारी को कर सकते हैं। हर एक चैप्टर वाइज मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हम सिलेबस को पढ़ेंगे, ये हमारे टॉपिक होंगे। अगर आपने ये टॉपिक देख लिए तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके टीजीटी के लिए, मोस्टली टीजीटी के लिए। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर इसका देखेंगे जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसके आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लगभग 150, 200, 300 के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेंगे इन क्वेश्चन को हम देखेंगे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या टॉपिक पर क्वेश्चन आएंगे, ये आपको जानना है, पढ़ना है और समझना है। अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आएगा तो आप दोबारा पूछ सकते हो, आप इस टॉपिक को पढ़कर ही जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई हुई है, ये भी टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पीजीटी लेवल के, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये इस क्लास हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा वो है निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। कौन कौन सी? ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, ताप, गुरुत्वीय विभव, इनमें से कौन सी सदिश राशि है? तो आपको बताना है कौन सी सदिश। जैसे मैं आपको लिखूं ऊर्जा, ऊर्जा आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ऊर्जा आपकी अदिश राशि है, शक्ति भी आपकी अदिश राशि है, दाब भी आपका अदिश राशि है, आवेग आपकी सदिश राशि होती है। आवेग कैसी राशि होती है? सदिश। ताप भी आपका अदिश राशि है, गुरुत्वीय विभव भी आपका अदिश राशि है। तो उसने पूछा है कौन सी सदिश राशियां हैं, तो सदिश राशि केवल एक है, आवेग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल आवेग। आवेग को इंग्लिश में इंपल्स भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं शॉर्ट टाइम के लिए तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? इंपल्स। और ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल भी होगा, संवेग में परिवर्तन के बराबर भी होता है आपका आवेग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में कौन सी एक सदिश राशि है? आपको बताना है कौन सी एक सदिश राशि है। तो अभी मैंने आपको बताया दाब एक अदिश राशि होती है, संवेग आपकी सदिश राशि है, ऊर्जा आपकी अदिश राशि है और कार्य भी आपका अदिश राशि है। तो उसने पूछा है सदिश, तो सदिश राशि आपकी क्या होगी? संवेग। संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv। ऊर्जा आपको पता है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन और इनके बीच में आता है डॉट प्रोडक्ट। और दाब का फॉर्मूला होता है F/A, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दूसरी यूनिट होती है इसकी पास्कल। ठीक है, और इसकी यूनिट बनती है आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट बनती है जूल, या आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है मतलब आपको अदिश राशि इसमें बताना है, कौन सी अदिश राशि है। तो बताइए कौन सी इसमें अदिश राशि आएगी? वेग। वेग सदिश राशि होती है, इसका फॉर्मूला होता है वेग का दूरी बटे समय, मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशन बनती है LT-1। उसके बाद विस्थापन भी आपका एक सदिश राशि होता है, इसकी विमा होती है L। उसके बाद बल, बल आपकी एक सदिश राशि है, इसका फॉर्मूला होता है F = ma या dP/dt, और इसकी विमा होती है ML/T-2। विमा पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपकी सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है न्यूटन। उसके बाद आयतन, आयतन आपका अदिश राशि है। आयतन कैसी राशि है? अदिश। आयतन का मात्रक होता है आपका लीटर या मीटर क्यूब, लीटर या मीटर क्यूब। और 1 लीटर में 10⁻³
3 मीटर क्यूब आपके होते हैं। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भौतिक राशि दी आपका त्वरण, त्वरण को मिलाना है किससे, तो त्वरण की आप देखेंगे इसमें आपको यहाँ पर मात्रक दिए हैं, यहाँ दिए मात्रक, यहाँ दिए राशि, भौतिक राशि। तो त्वरण का मात्रक आपको पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ए का आंसर क्या आया 4। उसके बाद आप देखेंगे बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, मीन्स बी का कितना आया 3। उसके बाद कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो सी का आया 1। और आवेग का क्या होता है न्यूटन सेकंड, तो डी का ऑप्शन नंबर 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 3 1 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ए को 2 के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। जैसे उच्च वेग, उच्च वेग का इधर भी मात्रक दिए हैं। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, दाब को पास्कल में नापते हैं, ऊर्जा को जूल में नापते हैं, उच्च वेग को मैक में नापते हैं। तो ये तो सही दिया है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो कितना आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर इसका सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 6 फुट लंबा व्यक्ति है उसकी ऊंचाई आपको नैनोमीटर में निकालनी है। तो आप देखेंगे जो 1 फीट है, 1 फीट में लगभग 30.48 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। मीन्स क्या है कि आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 0.3048 मीटर। कितने 1 फीट में, तो आपको डायरेक्ट सिंपल निकालना है 6 फीट में कितने होंगे, तो 6 × 0.3048 मीटर। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, 6 8 48, 6 चौक 24 और 4 28, 2 36 18, तो 1.828 मीटर। तो आपको यहाँ से आंसर दिख गया होगा 18 28 वाला, तो आपको ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब 10 की पावर 6 या 7 में से आएगा, तो 6 फीट का मतलब है कितना, 1.828 मीटर। आप इसको चेंज करेंगे नैनोमीटर में तो कितना आएगा, 1.828 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। 1.828 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। और आप इसको और चेंज, सॉरी +9, 1 मिनट, नैनोमीटर में बदलना है ना, इसको मीटर को नैनोमीटर में बदलना है, 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो आप इसको और सोल्व करेंगे, 182 इंटू 10 की पावर कितना कम हो गया, 1 2 2 कम हो गया तो 7 नैनोमीटर। 182 × 10⁻7 मीटर या 183 आप कह सकते हैं। वो सिंपल आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कन्वर्सेशन कितनी अच्छी दी है इसने। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नैनो कणों का आकार निम्न में से किसके बीच होता है। तो आपने पढ़ा होगा, नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, नैनो कण जो नैनो पार्टिकल होते हैं, नैनो पार्टिकल उसके जो कण लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं 1 नैनोमीटर से लगभग 100 नैनोमीटर के बीच में। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम आपने पढ़ा होगा, 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर कितनी होती है 1 पिकोमीटर में, आपने पढ़ा होगा 10 की पावर -12 मीटर होते हैं।
तो 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 10⁻⁻12 ग्राम, या आप कह सकते हैं 10⁻⁻15 किलोग्राम, तो कुछ भी वो दे सकता है। तो 10⁻⁻12 ग्राम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन आपको बताना है किसके बराबर होगा। देखो इसको पहले आप कन्वर्ट कर दीजिए, इसको ये लिखा है 10⁻⁻2 मिलीमीटर, ये लिखा है 10⁻⁻1 मिलीमीटर, ये लिखा है 10⁻⁻3 मिलीमीटर, ये लिख रहा है 10⁻1 2 3 4 -4 मिलीमीटर। मीन्स आपको माइक्रोन को मिलीमीटर में बदलना है। तो 1 माइक्रोन में होते हैं 1 × 10⁻⁻6 मीटर। क्या होते हैं? 1 × 10⁻⁻6 मीटर, या 1 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, या 1 × 10⁻⁻3 मिलीमीटर। तो कोई भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगर वो मीटर में देगा तो 1 × 10⁻⁻6, सेंटीमीटर में देगा तो 1 × 10⁻⁻4, और अगर मिलीमीटर में देगा 1 × 10⁻⁻3। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻3 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को शेयर कीजिए सभी दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। तो आप देखिए 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो मीटर वाले ऑप्शन देखिए, एक ये है एक ये है, तो 1000 ही उसने दिया है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, या आप कह सकते हैं 1000 और 2 जीरो और आ जाएगी इतने सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 1000 1 2 3 जीरो इतने मिलीमीटर। तो कोई भी आप ऑप्शन लिख सकते हैं, सारे एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर बराबर है, तो अभी बताया मैंने 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ये किसकी वैल्यू है? 1 एंगस्ट्रोम की। ये किसकी वैल्यू है? 1 मिलीमीटर की, ठीक है, और ये 1 माइक्रोमीटर की, और ये 1 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लंबाई की सबसे छोटी इकाई, नैनोमीटर आपको पता है 10⁻⁹, माइक्रोन आपको पता है 10⁻⁻6, उसके बाद फर्मी 10⁻⁻15। तो सबसे छोटी क्या आ जाएगी आपकी? फर्मी मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 1 पारसेक किसकी इकाई होती है? जो आपका पारसेक है, पारसेक वो दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? दूरी की। और सबसे बड़ी मात्रक होता है ये दूरी का। 1 पारसेक में 3.086 × 10⁻16 मीटर होते हैं। 1 पारसेक में 3.086 × 10⁻16 मीटर होंगे। इसी प्रकार आपने एक लाइट ईयर पढ़ा होगा। 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? बता सकता है कोई कि 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 लाइट ईयर में आप लिखेंगे कि 9.46 × 10⁻15 मीटर होंगे। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? पारसेक। और 1 पारसेक में 3.086 × 10⁻16 मीटर होंगे। तो ये किसका मात्रक होता है? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक मात्रक है, तो अभी बताया पारसेक किसका मात्रक होता है? दूरी का। 1 नैनोमीटर होता है, देखो फिर आ गया किसका? 10⁻⁹, सॉरी यहां देखो सेंटीमीटर में दिया है, देखो यही गलती हो जाएगी। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, और जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सोच सकते हो आप किस तरह से गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश वर्ष निम्न की इकाई है, आपको बताना है। जो प्रकाश वर्ष है लाइट ईयर है, तो अभी मैंने आपको बताया 1 लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। तो मीटर मतलब किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई दूरी होती है ये क्या होता है? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय दूरी क्या कहलाती है? आपकी प्रकाश वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश वर्ष वह होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहो,
गलत। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी नहीं, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, खगोलीय मात्रक। ठीक है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। और एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर आपके होंगे। और सबसे बड़ी यूनिट क्या बताई थी? पारसेक। इसमें 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर आपके होंगे। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो अभी बताया जो प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक होता है? दूरी का। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अब तक तो आपको रट जाना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर है? मतलब पारसेक को प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। पारसेक को किस में कन्वर्ट करना है? प्रकाश वर्ष में। तो अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होंगे और एक पारसेक में 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होंगे। तो अब आपको बताना है क्या होगा कि एक पारसेक किसके इक्वल होगा? तो आपको कन्वर्ट करना है पारसेक को किसमें? लाइट ईयर में। तो कितना लाइट ईयर आएगा? 3.26 लाइट ईयर होते हैं एक पारसेक में। 3.26 इज द करेक्ट आंसर। 3.25 भी आप लिख सकते हैं। इतने क्या होंगे आपके पास? इतने लाइट ईयर होंगे। क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है। तो अभी मैंने आपको बताया एक फर्मी 10 की पावर -15 मीटर। तो ये किसका मात्रक होता है? लंबाई का। कहाँ से आता है? ये आपका आता है कहाँ से? नाभिक के आकार से। उसके बाद प्रकाश वर्ष वह है, तो अभी आया था प्रकाश वर्ष क्या था? वह दूरी जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो अभी बताया था एक लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो किसका मात्रक होता है? दूरी का। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका मात्रक? दूरी का। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, फिर ये रिपीट हो गया। उसके बाद समय इकाई निम्न में कौन सी नहीं है? समय की इकाई कौन सी नहीं है? दिन है, समय में नापते हैं? बिल्कुल नापते हैं। वर्ष है, वर्ष भी नापते हैं, घंटे भी नापते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की। तो करेक्ट आंसर है आपका प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, भूकंप की तीव्रता का मापन आपको पता है रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। जो भूकंप है उसकी तीव्रता का मापन किसमें किया जाता है? रिएक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है? तो अभी पढ़ा है आपने, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक, जो ऊर्जा होती है, कार्य होती है, उन सब का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको याद रखना है, सब का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल, या आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर होगा जूल या न्यूटन मीटर। वाट किसका होता है? शक्ति का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है, यानी कि जूल ऊर्जा का क्या है? मात्रक है। जैसे पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। किसका मात्रक होता है? पास्कल, दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश की गति है, तो आपको पता है एक प्रकाश की गति कितनी है? c = 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब आपको बताना है कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया गया तो क्या होगा? इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। गलत। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होगा? केवल भार, वो भी किसके कारण? जी के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो ये चेंज हो सकता है। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बिल्कुल गलत। द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। गलत, क्योंकि मून पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/, कितना रह जाता है? 6 रह जाता है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। बिल्कुल करेक्ट, भार बदल जाएगा, क्योंकि भार का फॉर्मूला होता है mg। तो वहां पर g बदलने के कारण भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान उसका अपरिवर्तित रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे एंगस्ट्रोम है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, बिल्कुल सही है, तो उसने पूछा नहीं है, तो आपको ये देखना है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है? नहीं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? दूरी के। प्रकाश वर्ष किसको मापता है? समय को नहीं मापता। किसको मापता है? दूरी को। उसने नहीं पूछा है। नॉटिकल मील है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, बिल्कुल दूरी की इकाई है। और नोट है जहाज के चाल की माप, तो सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 33, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? आपने सुना होगा जो तेल है, तेल जो निकाला जाता है वो बैरल में नापा जाता है, तो आपको बताना है कि बैरल में क्या होता है। तो एक बैरल में, जो एक बैरल होता है उसमें लगभग 158-59 के आसपास, 159 के आसपास लीटर होते हैं। तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। 159 लीटर इक्वल्स टू 1 बैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या बनता है? जूल। न्यूटन किसका होता है? बल का। वाट किसका होता है? शक्ति का। और डाइन किसका होता है? आपने पढ़ा होगा कि डाइन भी बल का मात्रक होता है, लेकिन सीजीएस मात्रक होता है। कौन सा मात्रक होता है? सीजीएस। और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, और 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। अर्ग सीजीएस यूनिट होती है किसकी? कार्य की। क्वेश्चन नंबर 35, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो अभी आपको बताया जो भूकंप है उस भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है आपका रिएक्टर स्केल। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं। जो ध्वनि है उसकी तीव्रता को नापते हैं डेसिबल में। जैसे आपने सुना होगा 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 20 डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का। क्वेश्चन नंबर 36, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे बल का मात्रक न्यूटन है, बिल्कुल सही है, उसने पूछा सही नहीं है। कार्य का मतलब जूल होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी सही है। दाब वाला सही नहीं है, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। और डाइन किसका है? डाइन है आपका बल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसमें होते हैं 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ऊर्जा की इकाई होता है। किसकी इकाई होता है? ऊर्जा की। नेक्स्ट, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? मतलब किसमें हम 0.39 से गुना करें कि इंच मिल जाए, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में 0.39 की मल्टीप्लाई करें यानी कि 3.9, तो ये किस में बदल जाता है? इंच में। तो सेंटीमीटर को साथ हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन सी सदिश राशि है? तो बताना है चाल आपकी अदिश राशि होती है, समय आपकी अदिश राशि है, विस्थापन आपकी सदिश राशि है, और दूरी आपकी अदिश राशि है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सदिश। तो सदिश राशि आपकी क्या हो गई? विस्थापन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? आपका विस्थापन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 41 में देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। आपको सूची 1 दी है इकाई, और सूची 2 उसका प्राचल्य दिया है। जैसे वाट, आपको पता हो जब वाट है, वाट शक्ति की इकाई होती है। किसकी? शक्ति की। तो ए का आंसर आ गया 4। ए का ऑप्शन क्या आ गया आपका? 4। लिख देते हैं दोबारा, 1 मिनट। ए का आपके पास आ गया 4। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला है नॉटिकल मील, और दूसरा है आपका कैलोरी। जो कैलोरी है वो ऊष्मा की इकाई होती है। तो डी का आपके पास क्या आ गया आंसर? अगर आपको ये 2 भी पता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। 4 और 1, देखिए 4 और 1 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4, 1 मीन्स नोट।
नोट क्या होता है आपका? समुद्री जहाज की गति होती है, और नॉटिकल मील नौ संचालन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बी का क्या आ गया? 3, और सी का क्या आ गया आपके पास? 2। तो 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या है। इसमें भी सूची दी गई है, इनको आपको सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से। जैसे तरंग दैर्ध्य है, तो आपने सुना होगा तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, तो ए का आएगा 2। उसके बाद ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो बी का आपके पास आएगा 3। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापते हैं, तो सी का ऑप्शन आएगा 4। और जो डी बचा आवृत्ति हर्ट्स में मेजर करते हैं, तो आवृत्ति का क्या आएगा? हर्ट्स। तो 2 3 4 1 देख लीजिए कौन सा है? 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 43 भी सेम है, आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 क्या रहा है? क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर, बार। अगर आपको किसी एक का भी पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। आपको पता है कि जैसे गंगा में बाढ़ आती है या पानी छोड़ा जाता है, क्यूसेक यानी कि द्रव के प्रवाह की माप होती है। तो ए का आपके पास 3 आएगा। देखिए ए का 3 किस में है? ए का 3 देखिए, तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही खत्म हो गए एक ही ऑप्शन से, तो या तो ये हो सकता है या आपका ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अब आपको रिएक्टर पता है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, तो जो सी है, सी का आपका 2 होगा, तो 3 और 2, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ गया। मीन्स बी, बाइट क्या होता है? बाइट कंप्यूटर की एक यूनिट होती है, आपने पढ़ा होगा बाइट, BITE या BYTE। उसके KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, इस तरह से। और जो आपके पास बार होता है वो बार दाब। तो बी का क्या आ गया आपके पास? बी का आ गया आपके पास 4, सी का 2 और डी का 1। तो 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आप गया आपका 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। डेसिबल आपको बताना है किसकी यूनिट है। देखिए डेसिबल, तो आपको पता है जो डेसिबल होता है, डेसिबल ध्वनि स्तर की माप होती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, तो ध्वनि स्तर की एक माप है आपके पास डेसिबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है डेसिबल किसे मापने के लिए, तो फिर आ गया डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पेशाब में शक्कर, खून में हीमोग्लोबिन, वातावरण में ध्वनि। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 46 कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। किलोवाट आर, KWH आपको पता है विद्युत ऊर्जा से संबंधित है, सेल्सियस ताप से संबंधित है, RH गुणांक, RH फैक्टर, रिएक्टर पैमाना, RH फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से। ये भी ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन कट गए। ये उसने पूछा है नहीं है, तो रिएक्टर पैमाना भूकंप से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या आएगा? भूकंप। ठीक है, यहां पर उसने दिया है क्या? आर्द्रता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, डोबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो जो डोबसन होती है वो ओजोन परत की, आप देखोगे जो ओजोन परत है उसकी मोटाई नापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है डोबसन यूनिट। ठीक है, तो डोबसन का मतलब होता है ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? डोबसन का। उसके बाद नेक्स्ट, टैकियान से तात्पर्य है, टैकियान क्या होता है? टैकियान भारी नाभिक वाले अणु का भाग नहीं, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, बिल्कुल जो प्रकाश की गति से तेज चलते हैं कण, उसको बोलते हैं हम टैकियान। क्या बोलते हैं? टैकियान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो क्या की जाती है? आपने पढ़ा होगा MW, मेगावाट आपको बताना है किसकी मापने की इकाई है। तो आपने सुना होगा कि बिजली में जो ट्रांसफार्मर, आपने सुना होगा जो बिजली घर है कि इतने मेगावाट का बिजली घर लगाया, तो बिजली की जो उत्पादन होता है उसमें उसको नापा जाता है मेगावाट में। 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं, या आप कह सकते हैं 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने इतने आपके पास वाट होंगे, कितने वाट होंगे आपके पास? 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में 10⁻6 वोट होंगे, 1 किलोवाट में 10⁻3 वोट होंगे, और 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होंगे? 746 वाट होंगे। तो ये सब शक्ति को मापने की एक इकाई होती है, तो इसका आंसर है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वोट। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो किलो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, उसने पूछा है इकाई नहीं है, तो किलो कैलोरी तो है। नेक्स्ट देखते हैं कैलोरी, कैलोरी भी है, किलो जूल भी है, क्या नहीं है? वाट। वाट किसकी इकाई होती है? विद्युत शक्ति की या सामर्थ्य की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाट। क्वेश्चन नंबर 52, क्यूसेक में क्या नापा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो जल है उसकी मात्रा को आप क्यूसेक में नापते हैं, यानी कि जो जल है, जल की गहराई को नहीं, जल की शुद्धता को नहीं, जो जल का बहाव होता है उसको आप किस में नापते हैं? क्यूसेक में। उसके बाद 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो दाब है ये किसके समतुल्य है? तो इसका एक मतलब है 1 बार। क्या मतलब है इसका? 1 बार। उसके बाद नेक्स्ट पास्कल इकाई है, तो आपको पता होना चाहिए दाब की कितनी इकाई होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हैं पास्कल, या टोर, या बार। ये सब किसकी इकाई होती है? दाब की। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी दाब। तो दाब की इकाई का नाम क्या होता है? पास्कल। किलोवाट घंटा, आपको पता होगा विद्युत ऊर्जा में किलोवाट घंटा 1 kWh, इसको अगर आप जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होंगे आपके 1 kWh, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट भी बोलते हैं। जो आप अपने घरों के विद्युत परिपथ में बोलते हो कि इतने यूनिट बिजली खर्च हो गई, इतना बिल आ गया, तो जो ये यूनिट है वो यूनिट है kWh या किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक होता है। तो किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। और एम्पियर के द्वारा क्या मापी जाती है? विद्युत धारा। मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और पावर का मात्रक होता है क्या? वाट। क्या होता है? पावर का मात्रक आपके पास होगा वोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है। तो अभी मैंने आपको बताया था दाब की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, या फिर टोर। ये सब आपकी दाब की इकाई होती है। तो ओम नहीं है, ओम किसकी है? प्रतिरोध की। उसके बाद जूल नहीं है, किसकी है? ऊर्जा की। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बार। क्या होगा? बार। नेक्स्ट, बल का मात्रक है। तो आपको ये तो सबसे आसान है, सभी को पता होगा। जो बल होता है, बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। फर्मी क्या होता है? फर्मी में आप नाभिक की त्रिज्या नापते हैं। क्या नापते हैं? नाभिक की त्रिज्या। और एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। उसके बाद फैराडे भी नहीं है, रदरफोर्ड भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है जूल संबंधित है ऊर्जा से। जूल यानी कि ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो पास्कल किसका मात्रक है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो दाब होता है, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। चिंता मत कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो किसी भी क्वेश्चन को आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर में दाब को नापते हैं। हाइड्रोमीटर में जल। तो एनीमोमीटर, जो एनीमोमीटर होता है उसके द्वारा वायु की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट 61, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नोट में प्रदर्शित होती है। 100 नोट की गति क्या होती है? आपने सुना होगा जो हवाई जहाज या पोत उड़ते हैं उनकी गति नोट में नापते हैं। किस में नापते हैं? KNOT। तो एक नोट में बताना है कितनी वैल्यू आएगी। तो जो एक नोट होता है 1 नोट,
उसमें लगभग 115 माइल्स पर आवर, 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। सोचिए कितनी वैल्यू है ये 100 नोट की, क्योंकि एक नोट में लगभग 1.15 माइल्स या मील पर घंटे आपके पास होंगे। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे आपने पढ़ा हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो गया क्योंकि उसने सही सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है, बिल्कुल सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, ठीक है। और जो सेल्सियस है उष्मा की इकाई है, ये गलत है। जो सेल्सियस होती है वो ताप की इकाई होती है और उष्मा की इकाई का नाम होता है कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, अभी मैंने आपको बताया पीछे 1 किलोवाट घंटे का मान होता है। देखो 1 किलोवाट घंटा का मान अभी मैंने आपको बताया था 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, जो प्रतिरोध होता है उसकी इकाई क्या होता है? तो उसकी इकाई होती है ओम। क्या होती है? ओम। वोल्ट किसकी होती है? विभवांतर की, ठीक है। एम्पियर किसकी होती है? धारा की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है, तो कितने मूल राशियां होती हैं? मैं समझा देता हूं आपको पास। मूल राशियां आपके पास वे राशि जो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती, उनको बोलते हैं मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जो आप देखेंगे मूल राशियां हैं वो बेसिकली 7 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहली होती है द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। दूसरी होती है लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर। तीसरा होता है आपका समय, इसका मात्रक होता है सेकंड। चौथा होता है ताप, इसका मात्रक होता है केल्विन। पांचवा होता है विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। छठा होता है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। और सातवां होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति फ्लक्स, इसका मात्रक होता है कैंडिला। तो इस तरह से आपके पास 7 मूल राशियां हैं। तो आप देख लीजिए कि इसमें कैंडिला है, कैंडिला है तो ये खत्म। उसने पूछा है नहीं है। एम्पियर है, एम्पियर भी मूल राशि होती है। न्यूटन नहीं होती, केल्विन भी होती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 65 का न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, पढ़िए। 66 में बोला प्रकाश रसायन में आइंस्टीन एक इकाई है और जिसका मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे जो प्रकाश रसायन होता है उसमें आइंस्टाइन एक इकाई होती है और एक आइंस्टाइन लगभग 6 इंटू 10 की पावर 23 क्वांटा होते हैं। क्वांटा क्या होता है? किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है जिनको क्वांटा बोलते हैं। तो 6 गुना 10 की घात 23 क्वांटा। उसके बाद रेडियो धर्मिता की इकाई है, तो रेडियो धर्मिता की इकाई आपको पता होना चाहिए क्यूरी होता है। मैडम क्यूरी के नाम पर हमने इसको रखा था क्यूरी। फर्मी मैंने आपको बताया, जो नाभिक है नाभिक की त्रिज्या की इकाई होती है फर्मी, और एक फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। उसके बाद कैंडिला मैंने आपको बताया ज्योति तीव्रता की मात्रक होता है कैंडिला। एंगस्ट्रोम दूरी का आप मात्रक लिख सकते हैं, ठीक है। और एक एंगस्ट्रोम में 10 की पावर -10 मीटर आपके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई है। देखो सीजीएस यूनिट में श्यानता गुणांक की इकाई आपको बताना है, क्या आएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो श्यानता गुणांक का जो भी फॉर्मूला आपको याद हो वो लिख लेना। जैसे मुझे याद है F = 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। F = 6 पाई ईटा आर वी, तो ईटा का फॉर्मूला आ गया F/6 पाई आर वी। अगर आप यहाँ से यूनिट लिखेंगे इसके MKS में, पहले मैं MKS में बता देता हूँ, तो क्या आएगी? न्यूटन, बल्कि क्या आएगी? न्यूटन प्रति
न्यूटन पर, आर त्रिज्या की होती है मीटर, वेग की मीटर पर सेकंड, तो ये ऊपर जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्या बनेगी? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और अगर आपको इसको सीजीएस में बदलना है तो न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, सेकंड तो ऐसे ही रहेगा सेकंड, और मीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊपर लाएंगे सेंटीमीटर की पावर -2, तो डाइन सेकंड सेंटीमीटर की पावर -2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलत दिया है, ऑप्शन नंबर बी डाइन सेकंड सेंटीमीटर की पावर -2। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीमोमीटर से निम्न में किसका मान ज्ञात किया जाता है? तो जो एनीमोमीटर होता है उससे आप जो वायु होती है, वायु का वेग ज्ञात कर सकते हैं। वायु का वेग मतलब जो पानी की गहराई नहीं, पानी के बहाव की गति, प्रकाश की तीव्रता नहीं, तो जो पवन का वेग है, विंड की वेलोसिटी है, उसको आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 70। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करते हैं, समझिए ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है इसमें कि जब किसी स्वचालित वाहन इंजन है उसमें पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस को संपीड़ित करता है, इसमें कोई गैस भरी हुई है तो पिस्टन इसके ऊपर क्या कर रहा है? गैस को संपीड़ित कर रहा है। तब निम्न में से क्या घटित होगा? गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गैस में रासायनिक परिवर्तन होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला है गैस की अवस्था में परिवर्तन। गैस ही रहेगी, चाहे उसको आप संपीड़ित करें या कुछ भी। इतना आप देखोगे कि हमने इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया, वो सीएनजी अलग कॉन्सेप्ट है, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो इसमें हम देखेंगे गैस की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरा, गैस में रासायनिक परिवर्तन भी नहीं हो सकता। गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्यों होगी? जैसे ही आप गैस को संपीड़ित करोगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, जो अणु हैं, वो पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने की वजह से गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। निम्न कथनों को पढ़े तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा, ये वो हैं, कूट वाले हैं। इसमें पहला पढ़ना है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, क्योंकि बीच में जोड़ लेना, क्योंकि यह सदिश के योग नियमों का पालन नहीं करती। बिल्कुल सही, सदिश राशि, यह एक अदिश राशि है क्योंकि सदिश के योग नियमों का पालन नहीं करती। तो दोनों सही हैं। तो आप देखेंगे दोनों सही हैं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा। ए था आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, गलत। वो दोनों सही स्पष्टीकरण है। अगर सदिश योग का पालन करती तो सदिश राशि होती, अगर सदिश योग का पालन नहीं करती तो अदिश राशि है। तो कौन सी राशि है आपकी? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र बल, चुंबकीय क्षेत्र की पूछ रहा होगा ये। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, ये आपको बताना है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। तो उसका आंसर है टेस्ला। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E=F/Q। तो मात्रक आ गया न्यूटन पर कूलाम। क्या दिया है कहीं? ये रहा, न्यूटन पर कूलाम, सही आंसर। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप किसी की भी यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? बताना है कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की कौन कौन सी इकाई होती है? पहला होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। पहला क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। दूसरा होता है टेस्ला। तीसरा होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और चौथा होता है गॉस। क्या होता है? गॉस। ये तीनों MKS मात्रक है या SI मात्रक है, और ये CGS। और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। एक टेस्ला = 10⁴ गॉस। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर क्या? डी, क्योंकि उसने पूछा है इकाई नहीं है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, वेबर। अब वेबर किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। तो यहाँ जो अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया था
कि वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का ये भी मात्रक हो सकता है, तो यहाँ मीटर नहीं आएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। तो क्या हो सकता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, इसका टेस्ला भी हो सकता है, गॉस भी हो सकता है, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी हो सकता है। तो ये इसके आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है निम्न में से किसने 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। आपको बताना है कौन सा ऐसा थर्मोमीटर है जिसमें आप 1500 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस का ताप मेजर कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखोगे जो पायरोमीटर होता है, क्या होता है, पायरोमीटर के द्वारा आप 1500 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस का ताप मेजर कर सकते हो। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो अभी बताया मैंने आपको ताप मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। नेक्स्ट, पायरोमीटर निम्न को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर किसको, ताप को। तो सही आंसर होगा ताप, उच्च तापमान, तापमान में भी कैसा, उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो जो सोलर से रेडिएशन आ रहा है उसको मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न तापीय मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर आप देखोगे ज़्यादा ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए पायरोमीटर का प्रयोग आप देखोगे विकिरण तापमापी के नाम से भी किया जाता है। विकिरण को नाप सकता है ये सूर्य से आने वाले। उसके बाद महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड डिटेक्शन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है कि जो आप देखोगे, जो आपके पास जहाज होते हैं उससे सिग्नल को भेजा जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव को, और वो टकराकर वापस आती है। तो इसके द्वारा हम पता लगा लेते हैं कि कितनी साउंड की स्पीड हमें पता होती है, इसमें हम गहराई का पता लगा लेते हैं। उसके बाद सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो जो नौ संचालक होते हैं उनके द्वारा सोनार को प्रयोग में लाया जाता है। वह थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो, तो अभी आपको बताया उसमें आप पायरोमीटर का प्रयोग कर सकते हो, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो फिर यही क्वेश्चन, किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो बार बार यही आ रहा है, उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो आप देखोगे जो सापेक्ष, पोटेंशियोमीटर से आप क्या नापते हो, विभव, लैक्टोमीटर से दूध, हाइड्रोमीटर से पानी, हाइग्रोमीटर। तो क्या आंसर आएगा, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, पायरोमीटर उच्च दाब, तो ये तो सुमेलित है, ये कट गया। उसके बाद अमीटर में विद्युत धारा नापते हैं, ये भी ठीक है। एनीमोमीटर में वायु की चाल नापते हैं, बताइए, एनीमोमीटर में वायु की चाल नापते हैं, सही है। तो जो टैक्योमीटर होता है उसमें दाबांतर मापते हैं, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। जैसे मैनोमीटर दाब मापता है, ये ठीक है। कार्डियोग्राफ हृदय गति को मापता है, ये भी ठीक है। सिस्मोमीटर, ये सिस्मोमीटर भूकंप से संबंधित है बेसिकली, तो सिस्मोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन है, कार्बेटर आपने सुना होगा, वो यही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सिस्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अश्व शक्ति की इकाई, बिल्कुल सही है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये भी ठीक है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई, ये भी ठीक है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये ठीक नहीं है। सेल्सियस किसकी इकाई होती है, ताप की। ठीक है, फिर आगे सूची दोबारा से, सूची 1 को सूची 2 से। अमीटर से आप विद्युत धारा मापते हैं, आपको पता है। तो ए का आ गया 3, तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन कट जाएंगे, ए का 3,
ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो यही आपका सिंपल आंसर आ गया। और अगर आपको मिलाना है हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है तो बी का आ गया 4। सी बैरोमीटर से दाब नापते हैं तो इसका आ गया 1। और डी स्प्रिंग तुला से बाहर नापते हैं तो इसका क्या आ गया आपका 2। तो 3412 3412 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 3412। क्वेश्चन नंबर 90, लगभग 130 के आसपास क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 90 है। वायुमंडलीय दाब को मापने में, अभी आपको पता है वायुमंडलीय दाब को नापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर। नेक्स्ट हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं आप? आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट वायु में नमी की मात्रा, वही है आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। किसका? आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को उसने इस वर्ड में दे दिया वायु में नमी की मात्रा। नेक्स्ट हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, फिर वही आ रहा है, तो हाइग्रोमीटर से आप आर्द्रता नापते हैं, वातावरण की आर्द्रता। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? फिर आ गया हाइग्रोमीटर। निम्न युक्ति में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो जो भूकंप की तीव्रता है उसका मापन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। स्टेथोस्कोप वो होता है जो डॉक्टर आपके धड़कन की जांच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? हाइड्रोमीटर नहीं। भूकंप की तीव्रता आप किस में मापते हैं? ये क्वेश्चन है। तो जो भूकंप है उसकी तीव्रता आप सिस्मोग्राफ में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ गई। क्या आ गई? अचानक गिरावट। तो इसका मतलब मौसम तूफानी है। अचानक गिरावट आई तो मौसम कैसा होगा? तूफानी होगा। वर्षा होने की संभावना कब होगी? जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे गिरे। कैसे गिरे? धीरे धीरे गिरे तो क्या होगी? वर्षा होने की संभावना होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, क्या पढ़िए, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट। तो अभी बताया मैंने तूफान का ये इंडिकेशन होता है कि तूफान आने वाला है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए। नेक्स्ट साधारण बैरोमीटर में आप देखोगे पारा भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? पारा। नेक्स्ट रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बैरोमीटर तो दाब के लिए यूज किया जाता है, तो जो आप देखोगे स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग बीपी को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने में प्रयुक्त होता है? तो अभी मैंने आपको बताया स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग बीपी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या है? देखो, स्टेथोस्कोप में हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ए का 3 आ गया। ए का क्या आ गया? 3। अब आया बी में बोल रहा है स्फिग्मैनोमीटर। किसका प्रयोग है? स्फिग्मैनोमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया था स्फिग्मैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो बी का आ गया 4। तो 3 और 4 देख लीजिए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है आपके पास सी कैर्टोमीटर। जो कैर्टोमीटर है उसका प्रयोग किया जाएगा सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी लैक्समीटर, इसका प्रयोग आपको किया जाएगा जो दूध है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्समीटर। नेक्स्ट द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। तो जो द्रव के लिक्विड क्रिस्टल किसमें प्रयुक्त होते हैं? प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ी में भी होते हैं, पॉकेट कैलकुलेटर में भी होते हैं। तो सभी के अंदर लिक्विड क्रिस्टल यूज किया जाता है। नेक्स्ट निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर नहीं, इसको उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? उच्च ताप। गाइगर मूलक नहीं। उसके बाद सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है
कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर, ओडीमीटर, ओंडोमीटर, ओडोमीटर, ऑडियोमीटर, एमीटर। एमीटर विद्युत शक्ति का मापक नहीं हो सकता, यही सिंपल हमें दिख गया। एमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है, विद्युत धारा का मापक यंत्र है आपके पास क्या? एमीटर। तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापक की युक्ति है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोमीटर क्या है? जो वाहन है उसके पहिए द्वारा जो दूरी तय की जा रही है वो मापता है ओडोमीटर। और ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वृद्धि दर नापने के लिए। अब आप ये पूछ सकते हैं किसकी वृद्धि नापता है? तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों में जो वृद्धि की दर है उसको मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। जैसे आपने देखा सूची 1 है एनीमोमीटर, ए है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, ए है एनोमीटर, बी है आपके पास वायुमंडलीय दाब, सॉरी एक मिनट, ए है एनीमोमीटर, बी है सिस्मोग्राफ, सी है बैरोग्राफ और डी है हाइग्रोमीटर। तो इसका आपको करेक्ट आंसर देना है। तो आप देखोगे जो एनीमोमीटर है उससे वायु का वेग मापा जाता है, मीन्स ए का 3। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। भूकंप सिस्मोग्राफ। तो बी का क्या आ गया आपके पास? बी का आ गया 1, बी का आपके पास क्या आ गया 1। तो 3 1, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 3 1, 3 1, ये भी खत्म, यही बचा आपका 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4। तो और देख लेते हैं पूरा। आप देखेंगे सी वायु का वेग, सॉरी सी है बैरोग्राफ, बैरोग्राफ का प्रयोग वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किया जाता है 2। और डी का क्या आ जाएगा आपके पास 4। हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो ये सही आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें क्या होता है, जो ध्वनि तरंगे हैं वो अध्यारोपित हो जाती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इसमें आएगा ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। क्या आएगा? ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो मैं आपको बता चुका, स्फिग्मैनोमीटर के द्वारा आप ब्लड प्रेशर या बीपी या रक्तदाब या रक्तचाप को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि इसमें क्या आंसर आएगा? लैक्टोमीटर। थर्मामीटर में क्या होता है? ताप। हाइड्रोमीटर पानी से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर है लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो फिर वही क्वेश्चन, बैरोमीटर से दाब, हाइग्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता। बैरोमीटर से दाब, हाइड्रोमीटर से पानी। तो लैक्टोमीटर, क्योंकि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है इसलिए दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। जैसे ए, बी, सी और डी। लैक्टोमीटर, तो अभी मैंने आपको बताया लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता नापी जाती है। तो ए का 4, तो ए का 4 है, तो ये खत्म, ये खत्म, 2 ऑप्शन तो आपके यहीं खत्म हो गए। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापते हैं, ए से एमीटर, ए से करंट। ठीक है, तो बी का क्या आ गया आपका 1, बी का क्या आ गया 1, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, हाइग्रोमीटर सी, हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता नापते हैं, कितनी बार मैं आपको बता चुका। वोल्टमीटर के द्वारा विभव नापते हैं 3, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका आपके पास करेक्ट आंसर होगा 4123। नेक्स्ट, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, इसकी क्या विशेषता है? इंपॉर्टेंट है, पारे को क्यों प्रयोग किया जाता है यंत्रों में, इसका क्या विशेषता होती है? तो उच्च द्रव्यता, उच्च घनत्व नहीं, जो आप देखेंगे उच्च संचालन शक्ति, जो पारा होता है उसकी संचालन शक्ति क्या होती है? उच्च होती है, इसलिए उसको प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए
प्रयुक्त होने वाला यंत्र है क्वेश्चन नंबर 114। तो ध्वनि की तीव्रता को मैंने आपको बताया था कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, इसमें से तो कोई सा भी नहीं है। तो जो एनीमोमीटर है उसका प्रयोग आप हवा का दाब नापने के लिए करते हैं। हवा का दबाव मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एनीमोमीटर। तो आपने देखा होगा जो क्रोनोमीटर है उसका प्रयोग हम समय को सटीक रूप से मापने के लिए करते हैं। समय को सटीक रूप से मापने के लिए करते हैं और ऐसा जहाज में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑडियोफोन, तो ऑडियोफोन भी नहीं होगा, ऑडियोमीटर। तो कोई भी वाहन है उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है उसको मापने में वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन कोई सा भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। सॉरी, उसने कहा ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, तो आप इसमें ऑडियोफोन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप इसको काट दीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर से ऊंचाई से आपको पता लग रहा होगा। ठीक है, आप देखो बैरोमीटर सबसे पहले 1 2 3 4। बैरोमीटर आपको पता है दाब नापता है, तो 2 का ए आ गया। 2 का क्या आ गया? ए। 2 का ए इसमें तो है, 2 का ए इसमें नहीं है, 2 का ए इसमें नहीं है, इसमें हो सकता है 2 का ए। दूसरा, अब आगे पढ़ो, हाइग्रोमीटर मैंने आपको बता दिया आर्द्रता मापने के लिए। तो 3 का आपके पास क्या आ गया? बी। 3 का आपके पास क्या आ गया? बी। तो 3 का बी इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी दिक्कत हो गई। आगे पढ़ो, अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो डी का आपके पास क्या आएगा? सी। डी 4 का क्या आ गया आपके पास? सी। तो 4 का सी इसमें डी है, तो ये करेक्ट आंसर आ गया, ये कट गया। और 1 का क्या आ गया? डी। फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। तो डी ए बी सी क्या आएगा? डी ए बी सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, समय मापक विज्ञान है। तो जो समय मापक विज्ञान है उसको बोलते हैं होरोलॉजी। क्या बोलते हैं? होरोलॉजी। नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर बराबर है, फिर रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर मैंने आपको बताया था 10⁻⁻9 मीटर लिख सकते हो, या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर लिख सकते हो, या 10⁻⁻6 मिलीमीटर लिख सकते हो। तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, सबसे पहले हमें यही देखना है कि वो सेंटीमीटर में पूछ रहा है, मिलीमीटर में, या किस में। तो उसने पूछा है सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 118, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको पता है माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म वस्तु के लिए, और टेलीस्कोप का प्रयोग दूर स्थित बड़ी वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पास की वस्तुओं को नहीं, दूर की नहीं, छोटी नहीं, सूक्ष्म एवं पास की, जो छोटी हो और पास हो उनको देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी का। फेदोमीटर का प्रयोग अभी मैं आपको पढ़ा चुका, समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं फेदोमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, आपने भारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यह किसका उदाहरण है? न्यूटन का पहला नियम, दूसरा, या ऊष्मागतिकी का तो कोई मतलब नहीं यहाँ से, तो ये तो खत्म हो गए। अब न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि कोई वस्तु रेस्ट में है यानी कि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर बल ना लगा दिया जाए। तो आपने भारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। इसके अनुसार वो अब रखा हुआ है तो वो अपोज करेगा, अपनी गति की अवस्था में आने का विरोध करेगा जड़त्व के कारण, इसलिए हम ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा उसको स्थिर अवस्था से गति की अवस्था में लाने के लिए। समझ लीजिए क्वेश्चन, उसने ये कहा कि एक वस्तु स्थिर है उसको गति में करना है, और एक गति में थी उसको और गति में रखना है, तो किस में ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी? तो इस वाले में ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी क्योंकि इसमें जड़त्व कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, जल वाष्प, ताप और थर्मामीटर को
निम्नलिखित नामांकित करने का उपकरण कौन सा है? तो आपको बताना है जल वाष्प ताप। तो जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को इसका नाम होता है हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है आपको पता है, उसको बोलते हैं लक्स मीटर। ये पहले भी आ चुका। एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है मीनार की चौड़ाई नापने के लिए नहीं, पहाड़ी का क्षेत्रफल नापने के लिए नहीं, वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग कर सकते हैं, मकान का आयतन मापने के लिए भी नहीं कर सकते। निम्न में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो जो फोनोमीटर है उसका प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने में करते हैं। ध्वनि की किसको मापने में? तीव्रता को। तो यहाँ दिया है अत्यधिक उच्च ताप नहीं, प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति नहीं, वायुमंडल से आर्द्रता नहीं। इसमें तो करते हैं हाइग्रोमीटर का। इसमें करते हैं किसका? कौन सी ताप मापी आई थी बताइए? अत्यधिक उच्च ताप को नापने के लिए क्या आया था इसका? पायरोमीटर। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका कोई आंसर है? नहीं, तो इसका कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 125। एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी है कोई, उसके मध्य बिंदु पर खड़ा है। सीढ़ी कमरे के फर्श, ये कमरे का फर्श है, वह ऊर्ध्व दीवार के बीच फिसलना शुरू करती है। अब ये जो सीढ़ी है, कमरे का जो फर्श है और दीवार है, उसके बीच में फिसलना शुरू करती है। जनरल आपका, आप समझ सकते हो इसको अगर आप सीढ़ी पर कभी भी चढ़े हो। पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्व तल में ही रहती है, ऊपर के तल में ही वो रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा अनुरेखित पथ कैसा होगा? आपको ये बताना है कि दीर्घवृत्ताकार पथ होगा जो वो फिसलती है, या फिर सरल रेखा होगा, या वृत्ताकार होगा, या परवलय होगा। तो इसका आंसर आपको याद रखना है। आपको जैसे वो फिसलती है इस तरह से, तो उसका पथ वृत्ताकार बनता है। कैसा बनता है? वृत्ताकार पथ उसका बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल आपको बताना है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सड़क पर कोई कार चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से। तो जब एक समान चाल से चल रही है तो क्या त्वरण होगा उसमें? नहीं होगा। और जब त्वरण ही नहीं होगा तो F बराबर m में, तो उसमें बल भी कितना होगा? 0 होगा। तो कोई बल नहीं लगेगा। तो आंसर है 0 के बराबर। तो बल कितना लगेगा? 0 के बराबर। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ कि आप लोग शेयर कर रहे हो, मैं भी और ज़्यादा वीडियो बनाऊं। ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने आपको 126 इसके क्वेश्चन करा दिए जितने भी अब तक कंपटीशन में आए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा और आप इन क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए फिर मिलते हैं नए चैप्टर में। धन्यवाद। जय हिंद।